डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो मैकेनिज्म है। देखिए हार्ट के अंदर कितनी लेयर्स हैं? 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो कंट्रैक्टिलिटी किस लेयर में है? मायोकार्डियम। ये मैंने मायोकार्डियम लेयर का एक सेल लिया है जिसको हम कार्डियक मायोसाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कार्डियक मायोसाइट्स। देखिए ये मायोकार्डियल सेल है, ये डायग्राम ड्रा करें सारे। दिस इज मायोकार्डियल सेल, दिस इज अ सेल आई टेकन फ्रॉम दी मायोकार्डियल लेयर। सुन ले, ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सुन ले। इस मायोकार्डियम सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, इस पर यहाँ पे एक पंप होता है, पंप। इस पंप के जरिए कुछ चीज़ें अंदर आ रही है, कुछ चीज़ें बाहर जा रही है। अब सुन ले, इस पंप का काम ये है कि ये पंप इस तरह, ये जनाब 3 सोडियम को बाहर भेजता है। कितने सोडियम को? 3। तो 3 सोडियम की बदले में इस पंप के जरिए हम सेल को अंदर 2 पोटाशियम देते हैं। कितने पोटाशियम? 2। इसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सुन ले, ये किस्सा सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक है, वो समझ आनी चाहिए। देखें, सोडियम इज अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव? पॉजिटिव। पोटाशियम क्या है? पॉजिटिव। तो ये एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट, एक अपोजिट में है, अपोजिट। और अगर सिमिलर चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको रिपेल करना चाहिए अपने आप को, कि अट्रैक्ट करना चाहिए? रिपेल। मकनातीस की अगर सिमिलर हेड आप एक दूसरे के सामने ले आए तो वो क्या करती है? रिपेल। लेकिन अगर हम सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे पे क्रॉस करते हैं तो उस पर एनर्जी लगाएंगे कि नहीं? और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी से। और एटीपी से एनर्जी लाने वाला बंदा क्या है? एटीपीएस एंजाइम है। बात नहीं समझे? सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं ट्रांसपोर्ट में, तो उस पर हम क्या लगाएंगे? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलेगी? एटीपी। और एटीपी से एनर्जी पैदा करने वाला बंदा क्या है? एटीपीएस एंजाइम है। इसका मतलब इस पंप का पूरा नाम बन गया सोडियम आजे पोटाशियम एटीपीएस, क्योंकि एटीपीएस एक्टिविटी के बगैर दिस पंप इज इनकम्प्लीट। ये पंप क्या है? इनकम्प्लीट है। अब सुन ले, इस पंप के जरिए 3 सोडियम बाहर गए तो कितने पोटाशियम अंदर आए? 2 पोटाशियम। अब इस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुना है? जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, इसी तरह सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मायोकार्डियम के सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक। इसके अंदर लॉट्स ऑफ कैल्शियम स्टोर होते हैं। ये एमसीक्यूज भी आता है कि विच ऑर्गेनेल इन द सेल स्टोर लॉट ऑफ कैल्शियम? आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक और एक्सचेंजर होता है, इसको एक्सचेंजर कहते हैं। ये पंप है और ये क्या है? ये एक्सचेंजर है। अब सुन ले, इस पंप के जरिए, एमसीक्यू सुन ले, इस पंप के जरिए हमने क्या चीज निकाल ली है? सोडियम। जो सोडियम हमने बाहर निकाले हैं वो हम फिर सेल को दोबारा अंदर कर देते हैं। क्या करते हैं? अंदर करते हैं टू मेंटेन दिस पंप। अगर ये वापस ना आए तो ये पंप तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो सोडियम बाहर फेंक कराए उसको दोबारा इस एक्सचेंजर के जरिए अंदर लाते थे कि ये बाहर फिर चला जाए। बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब सोडियम हम अंदर लाएंगे यहाँ से तो फिर सेल कुछ बाहर चीज भेजेगी कि नहीं? इसके जरिए सेल कैल्शियम भेजती है बाहर। क्या भेजती है? कैल्शियम, क्योंकि सेल कंटेन लॉट्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम इज गोइंग आउट ऑफ द सेल, लेकिन सोडियम इज कमिंग इनटू द सेल। बात नहीं समझे? हाँ, आसान है कि नहीं? हमने एक पंप पढ़ लिया और एक एक्सचेंजर पढ़ लिया। एक्सचेंजर का काम क्या है? सुन ले सारे, लिखना नहीं है। एक्सचेंजर का काम यह है कि जब बाहर से सोडियम आएगा तो इसके जरिए बदले हम क्या चीज बाहर ले जाएंगे? कैल्शियम। और ये सोडियम जब अंदर आएगा तो सेल से सोडियम बाहर जाएगा तो सेल को अंदर क्या आएगा? पोटाशियम आएगा। ये चीज इस तरह चलती रहेगी। अब क्वेश्चन ये है, हमने पेशेंट को क्या चीज दी है? डिजॉक्सिन दी है। डिजॉक्सिन इनहिबिट विच पंप? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। अब सुन ले, मैंने जनाब बंदे को बाहर से इमरजेंसी में ड्रग दिया है, कौन सा? डिजॉक्सिन। बताए, डिजॉक्सिन ड्रग ने जाकर किस चीज को इनहिबिट किया? इनहिबिट सोडियम पोटाशियम विच पंप? एटीपीएस पंप। नंबर 1 पॉइंट। ये अपना एक एमसीक्यूज है कि डिजॉक्सिन प्राइमरीली एक्ट ऑन विच पंप? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। दिस इज अ डिजॉक्सिन ड्रग। ये डिजॉक्सिन है और इसने जाकर इस एरिया को क्या किया? इनहिबिट किया। इनहिबिट हो गया।
अब जब ये हमने इनहिबिट किया तो ये पंप होगा नहीं होगा, तो इस पंप के जरिए हम सोडियम को किधर भेज देते हैं, बाहर। अब वो सोडियम बाहर नहीं जाएंगे, तो इस पंप की इनहिबिशन से इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सोडियम, ऐसा है कि नहीं। इस पंप को ब्लॉक करने से सेल के अंदर सोडियम क्या हो गए, ज्यादा हो गए। बात समझा कि नहीं। जब सोडियम यहाँ पे ज्यादा हो गए, सेल में ऑलरेडी सोडियम क्या है, ज्यादा, तो हमें बाहर से लेना चाहिए नहीं, तो ये एक्सचेंजर खत्म हो जाएगा कि नहीं। जब ये खत्म होगा तो सोडियम ज्यादा बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन टू द कैल्शियम इनसाइड द सेल, हाँ जी इंक्रीज। तो सोडियम, ये सोडियम क्या है, देखिए कैल्शियम तो ऑलरेडी सेल में है कि नहीं, सेल में है। और आप लोगों को यह भी पता है जब सेल अंदर से कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो डीपोलराइजेशन के रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सेल अंदर से कौन सा चार्ज हो जाए, पॉजिटिव, तो इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में सेल कंट्रैक्ट होगा क्या नहीं, और जब सेल कंट्रैक्ट होगा तो उसके साथ सेल अंदर से क्या चीज ज्यादा होंगे, कैल्शियम। और जब सेल के अंदर ज्यादा कैल्शियम भी हो और पॉजिटिव चार्ज भी हो जाए तो सेल क्या करेगा, कंट्रैक्ट, और कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए डिजॉक्सिन इंक्रीज कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी। बात समझ गए क्या नहीं। डिजॉक्सिन कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है बाय इनहिबिटिंग विच पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। फिर से सुन ले, इस पंप को अगर हम ब्लॉक करें तो फिर ये सोडियम जो बाहर जाने थे अब वो बाहर नहीं जाएंगे, तो ये सेल में रहेंगे ना, और जब ये सेल में ज्यादा रहेंगे तो उसकी आने की जरूरत है नहीं है। इसलिए नहीं है, ये तो तब आता है जब ये बाहर जाए ना। अब ये बाहर नहीं गया है तो ये सोडियम नहीं आएगा, तो फिर कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा। तो सेल के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम, और कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, देयरफॉर डिजॉक्सिन लीड टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। सो हाउ मेनी इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन ऑन द हार्ट, 2. One is by decreasing heart rate by stimulating vagus nerve, another by inhibiting sodium potassium ATPase pump increase the contractility of the heart. क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है इसके लिए क्लिनिकल यूजेस कि ये हम कहाँ पे दे सकते हैं, बहुत आसान। नंबर 1, एट्रियल फेब्रिलेशन पेशेंट में डिजॉक्सिन जरूर देते हैं। एट्रियल फेब्रिलेशन, व्हाट इज एट्रियल फेब्रिलेशन, इट इज कॉल्ड सीवियर टाइप ऑफ एट्रियल एरिथमियाज। ये क्या है, एरिथमिया है, मतलब एट्रियल एरिथमिया को एट्रियल फेब्रिलेशन भी कहते हैं। इसमें हार्ट रेट पता नहीं 300 से भी ज्यादा होता है। वैसे नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, आंसर इज 100 से ज्यादा को टेकिकार्डिया कहते हैं। लेकिन अगर हार्ट रेट कितने पे जाए, ये 300 को क्रॉस करे तो जो रिदम है वो नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल रिदम इन द हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। और वो एरिथमिया जिसकी ओरिजिन एट्रियम हो, एट्रियम, इसको हम एट्रियल फेब्रिलेशन कहते हैं। सो एट्रियल फेब्रिलेशन के अंदर जो रिदम है वो क्या होगा, एबनॉर्मल, और उसमें हार्ट रेट ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। तो हम डिजॉक्सिन इस पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि वो किसको स्टिमुलेट करे, वेगस नर्व, और हार्ट रेट कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे लेके एट्रियल फेब्रिलेशन के अंदर हम डिजॉक्सिन इसलिए देते हैं बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट, इसलिए देते हैं ताकि हार्ट रेट को क्या कर सके, कम कर सके। बिकॉज इन दीज पीपल द हार्ट रेट इज मोर देन 300। ठीक है, 300 से ऊपर की तरफ जा गए हो, इसलिए हार्ट रेट को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, डिजॉक्सिन देते हैं। नेक्स्ट लिखे, डिजॉक्सिन इज कॉमनली द ड्रग ऑफ चॉइस यूज इन द हार्ट फेलियर पेशेंट। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज हार्ट फेलियर। हाँ जी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अगर हार्ट इतना कंट्रैक्ट ना करे जिसमें वो इतना ब्लड ना निकाले जिसपे बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, उसको क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट कम होती है कि ज्यादा, कम। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम कार्डिक आउटपुट को बढ़ाए, तो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन ऑन कंट्रैक्टिलिटी, इंक्रीजेस। तो हार्ट फेलियर में टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी डिजॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे लेके बाय इंक्रीजिंग कंट्रैक्टिलिटी, इंक्रीजिंग कंट्रैक्टिलिटी। तो दोनों की बात समझ आ गई कि नहीं। इसका मतलब यह है कि एट्रियल फेब्रिलेशन में डिजॉक्सिन हार्ट रेट को कम करता है, और हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। अब आप लोग कहोगे कि कैसे ये दो काम करते हैं। अगर हम डिजॉक्सिन की लो डोज देंगे, लो डोज पे हार्ट रेट कम करता है, और डिजॉक्सिन की हाई डोज पे इफेक्ट क्या करता है, कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। तो एट्रियल फेब्रिलेशन में लो डोज देकर हार्ट की रेट को क्या करते हैं, कम, लेकिन हार्ट फेलियर को हाई डोज देकर इस पे हम कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है। हाँ जी,
डोज अभी मैंने बात बताई है। अब कितनी डोज वो पेशेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो डोज पे डिपेंड करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इतने डोज पे ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगी या कंडक्टिविटी बढ़ाएगी। लेकिन इसमें पोटेंशियल दोनों की है, हार्ट रेट भी कम कर सकती है और कंडक्टिविटी भी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डिजॉक्सिन? बाय डिक्रीजिंग द हार्ट रेट। एंड व्हाट इज द लॉजिक इन हार्ट फेलियर फॉर डिजॉक्सिन? बाय इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये इसकी दो इंडिकेशन है। Atrial fibrillation is a type of atrial arrhythmia which is characterized by abnormal rhythm having heart rate more than 300। इसके अंदर हार्ट रेट 300 से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, जी इसमें क्या हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम कार्डियक आउटपुट को बढ़ाए बाय इंक्रीजिंग दी कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो डिजॉक्सिन का हार्ट कंडक्टिविटी पे इफेक्ट क्या है? इंक्रीज। इस एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज। तो हम हार्ट रेट क्या करना चाहते हैं? कम। तो हार्ट रेट कम करता है डिजॉक्सिन। ये जो फंक्शन है ये एज के लिए है और इसमें कंडक्टिविटी पहले से कम है, हमने क्या करना है? इंक्रीज। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये हार्ट फेलियर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हार्ट रेट कम करने के लिए डिजॉक्सिन देते हैं और इसमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजॉक्सिन देते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके यूजेस है। साइड इफेक्ट्स देखें, what is the side effects of digoxin? Number 1, blurring of vision. Blurring of vision. Digoxin sometime can cause blurring of vision. It sometime can prove an optic toxic. ये आई के लिए टॉक्सिक होते हैं। डिजॉक्सिन तो हम डायरेक्ट हार्ट में नहीं देते, तो हम ब्लड में देते हैं, तो ब्लड के जरिए डिफ्यूज होके ये आई को टॉक्सिक हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन करा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। नोजिया, वोमिटिंग ये जीआई सिम्टम है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और हार्ट ब्लॉक, ये क्या करा सकता है? हार्ट ब्लॉक भी करा सकता है। वाई? डिजॉक्सिन का इफेक्ट हार्ट रेट पे कम करना है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, कैन काज हार्ट ब्लॉक, ब्रेडिकार्डिया करा सकता है, हार्ट ब्लॉक करा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे लेके एमसीक्यूज में मैं आप लोगों को यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों ने करना है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए ना, मतलब कंडक्टिविटी वाला। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डिजॉक्सिन फंक्शन। देखें, ये जो एमसीक्यूज है ये लिख लें। द वर्स्ट कंडीशन for digoxin toxicity is or the poor prognostic criteria for digoxin toxicity। ठीक है, नंबर 2, which of the following increases digoxin toxicity? ठीक है जी, ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। ये लिख लिया है ये वाला नीचे। ओके, नंबर 1, hyperkalemia. What is meant by this? Increase potassium in the blood. और next is hypokalemia, decrease potassium in the blood. दोनों स्टेटमेंट की ऑप्शन यही होगी, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपोकेलेमिया, लेकिन दोनों स्टेटमेंट की मीनिंग और कंसेप्ट टोटली अपोजिट है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? कोई भी क्लास में इस चीज को हल कर सकता है, इट विल बी गुड। और इसका आंसर मैं ये आप लोगों को बताता चलूं, इस डायग्राम के अंदर है। आप लोगों के पास 1 मिनट टाइम है, शाबाश। हाँ, पहले वाले का आंसर क्या है? ये स्टेटमेंट एक ही है, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट है।
ऑप्शन इसका और इसका दोनों का यही है, मतलब इसके साथ हाइपर कैल्सीमिया हाइप वो भी होगा, लेकिन डिजॉक्सिन की बात जब आ जाए तो उसमें पोटासियम का इशू होगा, चाहे हाइपर हो या हाइपो हो। किसमें? दोनों का हाइपर कैलेमिया। मैं आप लोगों को कहता हूं इस स्टेटमेंट का अलग आंसर है, इसका अलग है। ये आप लोग कहेंगे कि दोनों का सेम है, लेकिन फिर कौन सा है? इन दोनों का सेम ये आंसर है कि या ये आंसर है? ये मतलब, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड, ये सुन ले, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है नंबर 2 का ये ए है, हाँ, और 1 का ए है। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का हाइपर कैलेमिया आंसर है। ठीक है, कौन कौन इसके साथ जनाब एग्री करते हैं? 1 का पक्का ए है। हाँ, समझो किस वाले का? हाँ, हाइपो। और इसका ओके, जो कहते हैं कि ऊपर वाले में हाइपो है। 1 2 3 4 5 हाइपो है। हाँ, हाइपर पहले वाले में और सेकंड में, या सेकंड में भी हाइपर है? दोनों का एक ही आंसर है। कौन सा? हाइपर कैलेमिया। हाँ, समझ। हाइपो। हाँ, सेकंड का ए है। ओके, चले जिसको हल कर देते हैं बस। जो कहते हैं लोग के फर्स्ट में ए आता है, ए फर्स्ट में ए, कितने लोग हैं? 1 2 3। ओके, जो कहते हैं फर्स्ट में बी है, आप किधर हैं इसमें, ए या बी? हाँ, देखिए गलत तो ज्यादा लोग कहते हैं, पार्ट ले ले, पार्ट और हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है, चाहे अब तुक्का क्यों ना लगाए। इंसान को लाइफ में आता है कि यार इस पर सर ने जो है ना बात की थी और मैंने गलत किया था, ये फिर बंदा भूलता नहीं है यहाँ जगह। हाँ, ओके, अब देखे बहुत आसान है। आप लोगों को तो ये पता है कि जो डिजॉक्सिन है ये प्राइमरीली कहाँ पे काम करता है? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। अब सुन ले, इधर फोकस करे, बात है नहीं, इस पंप पे काम करता है। इस पंप का मतलब ये है कि इसमें 3 सोडियम बाहर जाएंगे अंदर से और 2 पोटाशियम बाहर से अंदर आएंगे, ऐसा है ना। डिजॉक्सिन इस सेल के अंदर पे काम करता है या बाहर से? ये तो बाहर से आएगा ना। इसका मतलब डिजॉक्सिन इस पंप के अंदर किस बंदे को फेस करेगा, पोटाशियम या सोडियम? तो जब भी डिजॉक्सिन की बात आएगी तो बात पोटाशियम पे आएगी, चाहे वो हाइपरकैलेमिया हो या हाइपो हो। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात, ये ब्लड है, सेल से बाहर क्या है? ब्लड है। अब देखिए आपने डिजॉक्सिन दी है, आपने डिजॉक्सिन दे दी और इसने पंप को ब्लॉक किया। जब ये पंप ब्लॉक हो गया तो डिजॉक्सिन अगर हम ज्यादा देंगे, ज्यादा लिमिट से ज्यादा, तो डिजॉक्सिन की क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी होगी। ज्यादा देंगे तो पंप ज्यादा ब्लॉक हो जाएगा, और ज्यादा ब्लॉक का मतलब कि 1% मूवमेंट भी नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन टू पोटाशियम इन द ब्लड आउटसाइड द सेल? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। ये क्या करा सकता है? हाइपरकैलेमिया। हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ है हाँ हाँ, तो हम ब्लड की बात, ई मीन्स ब्लड। हाइपरकैलेमिया मीन इंक्रीज पोटाशियम इन द ब्लड, नॉट इन द सेल। मुश्किल है नहीं, ये मुश्किल पॉइंट था। पता नहीं आप लोग अपना अपना कौन कौन सी फिजियोलॉजी बता रहे होंगे, ठीक है ना। बस प्लीज बातें नहीं, इधर सुन ले, ताकि कोई बंदा मिस कर चुका हो फिर से सुन ले। सेल, इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जिसमें ब्लड होता है, ठीक है। नॉर्मली इस पंप के जरिए सोडियम तो सेल से बाहर जाते हैं,
और ब्लड से क्या चीज़ आता है, पोटासियम। और डिजॉक्सिन किस पंप पे काम करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। जब डिजॉक्सिन इसको ब्लॉक करेगा और वो ज़्यादा ब्लॉक करेगा टॉक्सिसिटी में, तो वो ये 1% मूवमेंट नहीं होगा, तो पोटासियम किधर रहेंगे, बाहर के अंदर। बाहर ब्लड में पोटासियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू हाइपरकेले, ये क्या कराता है, हाइपरकेलेमिया। और आप लोगों को मैंने एक पॉइंट बताया था, एक पॉइंट, हाइपरकेलेमिया कैन कॉज कार्डियक एरिथमियास, क्या करा सकता है, कार्डियक एरिथमिया। और एट्रियल फिब्रिलेशन एरिथमिया है कि नहीं, तो डिजॉक्सिन यूज्ड फॉर एरिथमिया बट इट्स ओन कैन कॉज एरिथमिया। तो ऐसा ड्रग जो एरिथमिया को ट्रीट भी करता है लेकिन खुद भी एरिथमिया करा सकता है, वो डिजॉक्सिन है। ये क्वेश्चन याद रखें। ये डिजॉक्सिन एरिथमिया को कैसे ट्रीट करता है, बाय डिक्रीजिंग हार्ट रेट, लेकिन खुद एरिथमिया कैसे कराता है, बाय कॉजिंग हाइपरकेलेमिया। अब पॉइंट समझ गए कि नहीं। तो ऐसा ड्रग जो एरिथमिया को ट्रीट भी करे और एरिथमिया कराए भी, उसका नाम क्या है, वो डिजॉक्सिन है। 2 पॉइंट, इसका मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा बात, ऐसी चीज बताए जिसमें अगर हम डिजॉक्सिन दे तो उसकी टॉक्सिसिटी चांसेस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इसका मतलब सुन ले, पेशेंट से 2, इधर देखे 2 पेशेंट है, ये इसकी कार्डियक सेल से दोनों की देखे, और इस कार्डियक सेल के अंदर कौन सा पंप होता है, 2 पोटाशियम अंदर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ऐसा है ना। इस पर डिजॉक्सिन काम करता है। ये एफसीपीएस वाले लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आंसर ट्री की बहुत क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सोचने की बात है। 2 पोटाशियम अंदर जाते, नॉर्मली कितने सोडियम बाहर जाते, 3। इस पॉइंट को थोड़ा कंसंट्रेट करें। हाँ, अगर एक पेशेंट है, पोटाशियम लेवल में ले तो पोटाशियम, नॉर्मली पोटाशियम इज 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना है कि नहीं। अगर एक पेशेंट है, उसकी ब्लड सीरम में किसी और डिजीज की वजह से पोटाशियम का लेवल 6 है, कितना है, 6। दिस पेशेंट ऑलरेडी इज इन हाइपरकेलेमिया। ये किसका पेशेंट है, हाइपरकेलेमिया, क्योंकि पोटाशियम का अपर लिमिट कितना है, 5.5, और इसका कितना है, 6 है। तो ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा। अब इधर देखे, अगर ये पेशेंट ए है, पेशेंट बी, इसको मैंने जनाब ब्लड रिपोर्ट कराई और इसका पोटाशियम लेवल आ गया 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये कम है कि ज्यादा है, कम। 2 लोग हैं, एक हाइपरकेलेमिया का पेशेंट है और एक हाइपोकेलेमिया का पेशेंट है। अब दोनों को हार्ट फेलियर है, दोनों की क्या है, हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर में हमें कंट्रैक्टिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज, तो हम कौन सा ड्रग देंगे, डिजॉक्सिन। लेकिन हार्ट फेलियर तो दोनों को है, लेकिन दोनों की पोटाशियम रेंज आपस में एक जैसा नहीं है, एक हाइपरकेलेमिया है और एक हाइपो, लेकिन दोनों को हमने कौन सा ड्रग देना है, डिजॉक्सिन। अब इधर देखिए, डिजॉक्सिन किस पंप पे काम करेगा, दोनों में, सोडियम पोटाशियम। इस बंदे की जो पोटाशियम है बाहर, ये ज्यादा है कि कम, ये ज्यादा है, हाइपरकेलेमिया है। इस बंदे की पोटाशियम बाहर क्या है, कम, हाइपोकेलेमिया है। बात समझ आ रही है। अब ये डिजॉक्सिन इस पोटाशियम के होते हुए ज्यादा चांस है कि इसको ब्लॉक करे कि कम चांस है, कम चांस, क्योंकि पोटाशियम प्रिवेंट डिजॉक्सिन टू एक्ट ऑन द पंप, क्योंकि ये पंप तो सोडियम पोटाशियम चला रहे ना। अब आपकी मलकियत है, एक पंप है, आपकी एक घर है, इस पर चोर आकर कब्जा करने लग जाता है, जितना घर में लोग ज्यादा होंगे वो रेजिस्टेंस करेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये पंप किसकी मलकियत है, पोटाशियम सोडियम की है, तो ये चाहेंगे कि इस पर डिजॉक्सिन काम करे, नो। तो जब पोटाशियम ज्यादा होगा तो डिजॉक्सिन काम कर सकता है, नहीं। अगर डिजॉक्सिन काम नहीं करेगा, टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर लोग नहीं है, यहाँ पे पोटाशियम है नहीं, रेजिस्ट नहीं कर सकते, हाइपोकेलेमिया है, तो डिजॉक्सिन आसानी से काम करेगा कि नहीं। और जब डिजॉक्सिन करेगा काम तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रिस्क तब होता है पेशेंट को, जब पेशेंट को पहले से हाइपोकेलेमिया हो। इसमें ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब सुन ले, 2 चीजें हैं, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी तब बढ़ती है जब पेशेंट को क्या हो, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस व्हेन, बट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू हाइपरकेलेमिया। इसमें यह डिफरेंसेस है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग यहां पे लेके आंसर इज हाइपोकलेमिया। कंसेप्ट है इसमें कि नहीं, रिगार्डिंग पोटाशियम लेवल, एक हाइपरकेलेमिया और एक हाइपोकेलेमिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज प्रोन टू बी कार्डियक टॉक्सिक। हार्ट के लिए टॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दैट इज पोटाशियम। पोटाशियम का लेवल अगर ज्यादा हो जाए हाइपरकेलेमिया, पोटाशियम अगर कम हो जाए तो हाइपोकेलेमिया।
दोनों के अंदर एरिथमिया के चांसेस ज़्यादा। तो डिजॉक्सिन एरिथमिया को ट्रीट भी कर सकता है, लेकिन ये खुद भी एरिथमिया करा सकता है। इसलिए डिजॉक्सिन को फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एरिथमोजेनिक ड्रग। इसको हम क्या कहते हैं, एरिथमोजेनिक। इट कैन जनरेट एरिथमियाज बाय काजिंग हाइपरकैलेमिया। तो डिजॉक्सिन एट सेल्फ कैन काज एरिथमियाज, क्योंकि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकती है और इंक्रीज पोटाशियम कैन काज कार्डियक एरिथमियाज। तो एरिथमिया को ट्रीट भी कर सकता है, लेकिन खुद भी एरिथमिया करा सकता है। ठीक है, अब एंटी एरिथमिक ड्रग है, कल इसको खत्म करके सीवियस वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। परसों से रीनल सिस्टम या स्टार्ट करेंगे या रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या रिस्पिरेटरी जो आप लोग कहेंगे वही स्टार्ट करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। रिस्पिरेटरी हमने नहीं पढ़ा है ना, तो इंशाल्लाह हाँ जी ये कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें एंटी एरिथमिक ड्रग्स रहती है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, पहला लेक्चर वो लेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्लास है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो इंशाल्लाह कल से वो करके परसों से या रिस्पिरेटरी स्टार्ट करेंगे या इंशाल्लाह रीनल स्टार्ट करेंगे। रिस्पिरेटरी के अंदर वी विल टॉक अबाउट कोरोना वायरस स्ट्रेन्स। ठीक है ना, लेकिन बुक में नहीं है, लेकिन नया डेटा मैंने कलेक्ट किया है, वो आप लोगों के साथ एक क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है।